हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका डीवी के लिए प्रपत्र 2 कैसे भरें। प्रपत्र 1 का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। आप सबको मिल भी गया होगा। कुछ लोग देख लिए होंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो जो प्रपत्र 2 वाला वीडियो है, इसके पहले अगर आप पहले प्रपत्र 2 वाला देख रहे हो तो प्रपत्र 1 वाला ज़रूर देखिएगा। तो प्रपत्र 1 वाला देखने के बाद आप 2 वाला देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद 3 और 4th वाला प्रपत्र जो भी होगा, वो डाउनलोड कर दिया जाएगा। एक ही में मैंने इसलिए नहीं बनाया कि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो। इसलिए मैंने जब ये वीडियो लंबी हो जाए तो स्किप कर करके देख लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएँगे आप तो साफ दिखेगा। हो सकता है कुछ-कुछ ब्लर दिखे क्योंकि मैंने पेंसिल से भरा था पहले। और आप सबको पता है कि मेरी डीवी हो चुकी है। आप लोगों को काफ़ी मैसेज था कि वीडियो बनाइए, इस पे प्रपत्र कैसे भरें। तो आज ये वीडियो वैसे ही बन रहा है। मैं अपना पर्सनल डाटा हाइड करके बाकी एज़ इट इज़ वैसे ही दिखाऊँगी जैसे मैंने भरा था। तो आइए देख लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये प्रपत्र 1 है, इसका वीडियो आपको अपलोड होके मिल गया है। प्रपत्र 1 3 पेज का है। ये हो गया है। प्रपत्र 2 का वीडियो ये रहेगा। इसमें देख लीजिए आप कैसे भरोगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरा है ये रोल नंबर। आगे आप देख लेते हैं यहाँ से भरना है, यहाँ पे। अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार उपनामों के साथ यदि हो तो ये लिखा हुआ आएगा, आप पे भी लिखा हुआ रहेगा, ये मेरा लिखा हुआ था, सबका लिखा रहता है। अगला है पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो, तो मेरे पिताजी के कोई उपनाम वगैरह है नहीं या जिनका भी होगा उससे कोई लेना-देना नहीं है। हाई स्कूल में जैसे ही आपके पापा का नाम है वैसे ही लिखिएगा। तो मैंने अपने पापा का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और माताजी का पूरा नाम उपनामों के साथ। तो माताजी का नाम जो भी है वो मैंने यहाँ पे भरा है, आप भी वैसे ही भरोगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे पिताजी का निम्नलिखित का राष्ट्रीयता, यहाँ लिखा हुआ है चौथा नंबर, निम्नलिखित की राष्ट्रीयता। तो पिताजी का भी राष्ट्रीयता है, पता है आप सबको। माताजी का भी राष्ट्रीयता ही है। तो मैंने यहाँ भी भारतीय भरा है और यहाँ भी भारतीय भरा है। सॉरी, मैंने राष्ट्रीयता शायद बोल दिया। तो यहाँ भी मैंने भारतीय भरा है, यहाँ भी भारतीय ही भरे हैं। और जिनका पति का भरना होगा, वो लोग अपना पति का यहाँ पे भारतीय भरेंगे। मेरी शादी नहीं हुई है तो मैंने यहाँ पे ऐसे टिक कर दिया है। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित का जन्म स्थान। तो पति का आपके आपकी शादी हुई है तो पति का जन्म स्थान भरेंगे। पत्नी का तो आप खुद पत्नी हैं तो आपको नहीं भरना है। अगला दूसरा वाला देख लेंगे, स्थायी पता। तो आपको प्रपत्र 1 में मैंने जैसा ही बताया है, जैसे प्रपत्र 1 में मैंने भरा है अपना एड्रेस, वैसे मैं सिटी साइड से हूँ नहीं, गाँव साइड से हूँ, तो मैंने जैसे ही भरा है वैसे ही इसमें लिखा हुआ है। ग्राम का नाम, पोस्ट का नाम, थाना का नाम, फिर उसके बाद जिले का नाम, पिन कोड मैंने दिया है। क्योंकि उससे पिन कोड डालना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ट्रेस हो जाता है। आप थोड़ा-सा दाहिने-बाएँ लिखे भी होंगे, तो भी उससे प्रॉपर ट्रेस हो जाता है, तो ये ठीक रहता है। पिन कोड नंबर जो आप ज़रूर डालिएगा। तो ये हो गया। अगला है छठा नंबर आप देखेंगे, जो ये बीच में लिखा हुआ पाकिस्तान के निवासी हो तो उसको भी ऐसे ही टाइट करके रखिएगा, वो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर छठा आप देखिए वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता। तो यहाँ पे आप ग्राम का नाम लिखोगे, पोस्ट का नाम लिखोगे, थाना, जिला, वैसे ही सेम जो प्रपत्र 1 में भरा है वैसे ही सेम प्रपत्र 2 में भरना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आयु तथा जन्म की तिथि, अंकों तथा शब्दों में। अंकों में तो आपका लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ था, मैंने बाद में यहाँ पे भरा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने अंकों में भरा हुआ है, अंकों में यहाँ पे लिखा हो, शब्दों में मैंने भरा है। यहाँ पे अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है आप लोगों की, तो आप वो ये पूछ रहे हो बार-बार कि वर्तमान की आयु भरी जाएगी, वर्तमान से लेकर के अब तक की वहाँ मतलब जब की आपकी है डेट ऑफ बर्थ, वहाँ से लेके वर्तमान की भरी जाएगी कि 1 जुलाई 2024 की, सॉरी 1 जुलाई 2022 की। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 22 1 जुलाई 2022 तक ही काउंट करके आप यहाँ पे लिखोगे। आप चेकलिस्ट पे देखोगे तो वहाँ भी 1 जुलाई 2022 तक का ही काउंट किया जाएगा, गणना किया जाएगा। तो वहीं तक ही काउंट करके आप लिखिएगा, चाहे आप 23 साल के होते हो, चाहे आप 25 साल के होते हो, चाहे आप
20 साल जो भी जितने भी साल के आप होते हो, 22 साल, 24 साल, 28 साल, जो भी आप होते हो, 1 जुलाई 2022 तक ही काउंट करिएगा। अपना डेट निकाल कर के, चाहे आप विथ मंथ लिखिए, और जैसे 9 महीना 25 साल, 7 महीना 25 साल, इस तरीके से आप लिखना चाहो तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हो, या फिर आप सिर्फ चाहो तो एज ही लिख सकते हो। यानी कि मतलब जितने भी साल के हुए हो, जैसे मान लीजिए आप हुए मान लीजिए 22 साल के हुए तो आप 22 साल यहाँ लिख सकते हो, 25 साल के हुए तो सिर्फ 25 साल लिख सकते हो। ऐसे ही आप लिख सकते हो। ऐसे ही मैंने अपना लिखा हुआ है, वैसे ही मैं बता रही हूँ। आगे देखेंगे यहाँ पे, अगला है मेरे स्कूल का यहाँ पे नाम है, जो शैक्षिक योग्यताएं उम्मीदवार 15 वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए, उसका विवरण यहाँ पे देना है। यहाँ पे हाई स्कूल में मैंने एडमिशन, जहाँ से मैंने हाई स्कूल किया उसका नाम है स्कूल का, और बाकी इंटर भी मैंने सेम स्कूल से किया था। तो दोनों कॉलेज का नाम दोनों एक ही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला मैंने लिखा था यहाँ पे, जो भी मैंने मेरे कॉलेज का नाम था वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, स्नातक जहाँ से मैंने किया है। अब दूसरी बात आती है कि प्रवेश का तिथि क्या डालोगे आप। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ आप 9th करते हो, जहाँ से आप 9th में एडमिशन लेते हो, 9th के एडमिशन की डेट आप भरिएगा। जैसे मान लीजिए हमें भी कोई 2010 में 10 पास किया है, मान लो कोई 2010 में 10 पास किया, तो वो एडमिशन लिया होगा 2009 में। एडमिशन जब वो लिया होगा, 9 जब वो पास किया होगा, 2009 रहा होगा, 10 पास किया, 10 रहा होगा। तो आप एक काम करिएगा कि जैसे आपने 9 पास किया 2009 में, तो आप एडमिशन लिए होंगे जुलाई 2008 में। जुलाई 2008 में आप एडमिशन लिए होंगे 9th में। उसके बाद जब 9th आपने पास की होगी, तो वो 2009 लग गया होगा। 2009 की जुलाई में आपने 10 में एडमिशन लिया, तब तो आप जुलाई 2000 सॉरी अप्रैल 2000 या अप्रैल मई जून जो भी है, अप्रैल 2009 सॉरी 2010 में 10 पास कर पाए। तो जब पहले एडमिशन होते थे तो जुलाई में होते थे। तो आप वो ध्यान रखिएगा कि आपने जो 9th में एडमिशन लिया, जुलाई 2008 में आपने एडमिशन लिया, तब आप जो है जुलाई 2009 में पास कर पाए होंगे 9th। तो ऐसे ही मैंने भरा है, मैंने 9th का जब एडमिशन लिया था, तो यहाँ पे मैंने, मेरा ध्यान से देखिएगा, मैंने जो हाई स्कूल किया और जो इंटर किया, दोनों सेम कॉलेज से किया था। तो मैंने यहाँ पे प्रवेश अपना लिखा है जुलाई 2000, जब भी मैंने एडमिशन लिया, जुलाई 9th वाला, 9th में जब मैंने एडमिशन लिया, 9th वाली डेट मैंने यहाँ पे लिखी है। और जब मैंने पास किया, विद्यालय छोड़ने की बात आई, तो विद्यालय छोड़ने का की तिथि हम यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे 10th वाले में नहीं लिखे हैं, क्योंकि 10th में मैंने वो कॉलेज छोड़ा नहीं था, तो 10th का मैंने नहीं लिखा है, मैंने 12th का लिखा है छोड़ने का टाइम। मैंने यानी कि मतलब मैंने 15 जून 2000 ऐसे कुछ है करके, जून में मैंने, मेरा मार्कशीट इशू हुआ था, तो मैंने वो डेट लिखा है विद्यालय छोड़ने वाला। तो एडमिशन मैंने 9th में लिया है, तो 9th वाला मैंने एडमिशन डेट डाली है, प्रवेश लेने का दिनांक। उसके बाद मैंने 12th में वो कॉलेज छोड़ा था, इसलिए मैंने 12th यहाँ पे लिख दिया है। आपको यहाँ पे हाई स्कूल भी लिखना है, इंटरमीडिएट भी लिखना है। और अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया था, तो मतलब 10th कहीं और से किए हो, 12th कहीं और से किए हो, तो 9th में आपने एडमिशन लिया, एडमिशन डेट लिखिएगा। जब 10th आपने पास करी, अब वो कॉलेज छोड़ा, तो मार्कशीट की इशू डेट यहाँ लिख दीजिएगा, हो गया। अब जब आप 11वीं में एडमिशन लिए, तो आप 11वीं का एडमिशन डेट यहाँ पे लिखिएगा, और 12वीं में जब आपने मार्कशीट प्राप्त किया, तो वो लिख दीजिएगा मार्कशीट प्राप्त करने का। या फिर इंटर और हाई स्कूल और इंटर दोनों एक ही कॉलेज से किया है पास, तो यहाँ 9th का एडमिशन डेट, 9th में जब आपने एडमिशन लिया, तो आप 9th का एडमिशन डेट लिखोगे। 12th में जब आपने छोड़ा कॉलेज, तो आप छोड़ने की डेट लिखोगे, यहाँ बीच में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हमें लगता है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया, जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, वो डेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया था, वो डेट यहाँ पे लिखा है। और जब मेरी लास्ट ईयर की इशू, वो मार्कशीट, लास्ट ईयर की मार्कशीट जब इशू हुई थी मेरी, डिग्री नहीं मार्कशीट, डिग्री बाद में बन के आती है,
मार्कशीट पहले इशू होती है। तो जो जब मैंने बीए पास किया फाइनल ईयर, उसका डेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अ, फर्स्ट ईयर में एडमिशन की डेट यहाँ रहेगी, बीए लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है इशू डेट, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यालय छोड़ने के दिनांक में। अब ये चीज़ें हो गई, यहाँ पे आपको लिखना हाई स्कूल, यहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे स्नातक। अब सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। आगे देख लेते हैं अगला पेज, यहाँ पे। अगर आपने एप्लीकेशन में भरा है कि आपको एनओसी यानी कि आप किसी जॉब में हैं, तब तो आप यहाँ पे डिटेल अपना भरेंगे जॉब वाला। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको डॉट डॉट छोड़ देना है। इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। बाकी एनओसी के बारे में आपको पहले ही बताया गया है। एनओसी उन्हीं को देनी है जिन्होंने एप्लीकेशन में यस किया है। अगर फॉर्म भरते टाइम आपकी जॉब नहीं लगी थी, तो आप एक काम करेंगे, अ, मतलब फॉर्म भरने के बाद आपकी अगर जॉब लगी है, तो आप अगर प्रपत्र में डिटेल भरोगे कि मैंने कब जॉइन किया, तब आपको एनओसी देनी पड़ेगी। अगर आपने प्रपत्र में कुछ डिटेल नहीं भरा है, तब एनओसी आपकी नहीं लगेगी। क्योंकि बीपीएससी, पीआरटी में कई सारी बहनें हैं जिन्होंने यूपी कांस्टेबल में कई लोग हैं, जिन्होंने एनओसी नहीं दी है। तो उन्होंने प्रपत्र में भी नहीं लगाया, एप्लीकेशन फॉर्म में भरते टाइम भी उन्होंने नहीं बोला था कि मैं जॉब में हूँ, तो उन्होंने एनओसी नहीं दी है। तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। जिनको एनओसी नहीं देनी है, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म में अगर फिल हो गया है तो उनको एनओसी देनी है, वो लोग अपना एनओसी देंगे। जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं भरा है, उनका बाद में जॉब लगा है, तो वो लोग भी प्रपत्र में ना भरें। प्रपत्र में अगर भरोगे तो एनओसी देनी पड़ेगी, प्रपत्र में नहीं भरोगे तो नहीं देनी पड़ेगी। तो वही जॉइनिंग के टाइम आपको एनओसी देनी पड़ेगी। अब हमें लगता है कि आप कन्फर्म हो गए होंगे, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी जो लोग जॉब नहीं करते हैं, उनको डॉट डॉट करके भर देना है ऐसे ही। आगे देख लेंगे, अगला दिया हुआ है, क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा यदि अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध तथा आबद्ध अर्थदंडित दोष सिद्ध किए गए या किसी लोक सेवा आयोग, किसी अन्य चयन आयोग द्वारा परीक्षा चयनों में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवारित, अनर्ह किए गए या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए वारित या बहिष्कृत किए गए हों, तो ऐसा कुछ आपके साथ कंडीशन नहीं है तो इसको भी आप डाट कर देना। अगला भी है, कोई प्रमाणिक प्रबल भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी अन्य, ये भी आपके उसमें नहीं होगा तो आप डाट करिएगा। अगला भी ऐसे ही डाट छोड़ दीजिएगा। आगे और नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये घोषणा पत्र दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वैसे ही सेम जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इस बात की घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है। यदि इसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दी जाऊं, और यदि चयनित हो गई हूँ तो सेवा से हटा दी जाऊं। हो गया ये। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखना है आपको डेट, जिस डेट को आपकी डीवी है। मेरी 27 तारीख को थी तो मैंने 27 तारीख का डेट डाला हुआ है। स्थान आपको लखनऊ लिखना है। अभ्यर्थी का पूरा नाम, जो मेरा पूरा नाम है वो मैं हस्ताक्षर करती हूँ, आपको हस्ताक्षर वाला यहाँ पे लिखना है। और बाकी जैसे भी आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका नाम है। अगला है यहाँ पे जो भी आपके गाँव का नाम होगा, पूरा पता जैसा आपने ऊपर भरा है वैसे ही सेम भरना है यहाँ पे पूरी डिटेल। यहाँ पे दिया हुआ है थाना, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, वैसे ही सेम पूरा भरना है यहाँ पे। ऐसे ही पहले ही वाले प्रपत्र में भी था, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ये चीजें हो गई। अब ये दूसरा प्रपत्र है। तीसरा प्रपत्र अभी शाम तक डाउनलोड होगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका पहला प्रपत्र आप लोग जरूर देखिएगा, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। बाकी पहले जो प्रपत्र का है वीडियो बना हुआ उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ये बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।